के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जेईई में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग 4 से 8%। और मैं नीट की बात करूं तो मिनिमम 8% आता है। इतना फेवरेट है इन एग्जामिनेशंस के लिए ये टॉपिक। तो इसका मतलब आप ये चैप्टर छोड़ के एग्जामिनेशन में गलती से ही मत जाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट की। दोस्तों करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? अब करंट कोई भी चीज मान लो मूव कर रही है, कोई भी चीज अगर कंटेम्पररी है, दैट इज कॉल्ड एज करंट। So here we have defined it, a continuous flowing movement of water or air or charge is called as current। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वाटर करंट, देखा जब पानी काफी तेज फ्लो लग जाता है तो बोलते हैं वाटर करंट ये वो। So this is called as current, right? Don't relate current with the only with the electric current। ठीक है, अब हम जो हमारे चैप्टर में है, हमें क्या डिस्कस करना है? हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? जब चार्ज फ्लो होने लगता है, जब चार्ज फ्लो होने लगता है तब उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 में, वहां पर हमारा चार्ज रेस्ट पे था, राइट? हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये वो सब चीज निकाले थे। अब हमारा चार्ज मूव करने लग गया है। सो हम इस चैप्टर में मूविंग चार्जेस के ऊपर स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ रीजन। दोस्तों ये डेफिनेशन में एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपको नहीं दिखा होगा, वो नेट है। कैसे मैं बताऊं? मान लीजिए मेरे पास एक मेटल रॉड है, राइट? अब मेटल रॉड, इसका रूम का टेम्परेचर अगर मैं T मानता हूं तो मेटल रॉड का टेम्परेचर कितना होगा? अभी T ही होगा, रूम में रखी हुई है। चलिए दोस्तों, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर मान लिया मैंने, लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स आइडल बैठे हैं रेस्ट पे या मूव कर रहे हैं? अगर आप सोचते हैं वो रेस्ट पे हैं तो गो बैक टू योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ केटीजी। वहां पे बोला था कि किसी भी बॉडी के पास टेम्परेचर T है तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ केवीटी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। याद है? हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है अगर उसके पास टेम्परेचर है। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो भागेगा तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट भी फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब आपके घर में कोई भी रॉड देखो, उसको टच करके लगाओ, उसको टच करो, करंट फ्लो नहीं। क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? चार्ज तो फ्लो हो रहा है, चार्ज तो फ्लो हो रहा है दोस्तों। और चार्ज की अगर मैं वेलोसिटी बताऊं तो वो वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। इतनी हाई वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके बाद भी कोई करंट फील नहीं हो रहा है हमको। लेकिन जैसे ही मैं उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं और फिर मैं हाथ लगाता हूं तो मजा आ जाता है मेरे को, एकदम जोर का झटका। तो यहां कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जो हमें समझना है। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे, मान लीजिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है? अब ये सब घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है? मान लीजिए इस रॉड को उठा के मैं मूव करने लग गया, ठीक है? तो क्या ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे? क्या करंट फ्लो होगी? अभी भी चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट का फ्लो होना और चार्ज का फ्लो होना कैसे रिलेट होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये रैंडम डायरेक्शन में सब मूव कर रहे हैं। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज अगर 0 फ्लो होता है तब मैं बोलता हूं देयर इज नो करंट। समझ में आया? अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर रीजन में या उस पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट 0 है। करंट 0 होने का मतलब यह नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं सच दैट देयर नेट इफेक्ट इज 0। क्लियर? चलिए अब एक काम करता हूं मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां पर इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप एज अ इलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रीट करना दोस्तों, तो आपको समझना इजी हो जाएगा।
कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक डायरेक्ट करंट बैटरी लगा दी, डीसी बैटरी लगाई, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसका पोटेंशियल V होता है, तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक प्रेशर भी V है, मतलब यहां पर ये प्रेशर ऐसे लगाएगा V प्रेशर, ठीक है, वो पोटेंशियल है लेकिन मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको ये धक्का देगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रेशर धक्का देगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको ये अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब यहां पर एक नेट करंट डेवलप हो जाती है। कैसे? क्योंकि अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज फ्लो होगा। पहले क्या हो रहा था, वो घूम फिर के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते थे, या फिर जितने चार्ज पार्टिकल इधर मूव करते थे उतने चार्ज पार्टिकल उधर मूव करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाया बाहर से, जो पोटेंशियल लगाया मैंने बाहर से, उसके कारण उस पर्टिकुलर रीजन से बहुत कम, मान लीजिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स एग्जांपल के लिए, और 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्रॉस कर गए इफेक्टिवली, तो जितने चार्ज पार्टिकल इफेक्टिवली क्रॉस करके गए हैं उनके करंट डेवलप हो गई, ये करंट है। दैट करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। क्लियर? अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कैसे देते हैं दोस्तों? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। और आई कैन से, अगर कॉपर वगैरह है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों ये चीज याद रखिए, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, एंड इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट मेरी करंट फ्लो करती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम ज्यादातर है ना इलेक्ट्रॉन से ही खेलते हैं, हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉन से ही खेलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर, बस ये चीज याद रखिए ना। अब करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में, राइट, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। सो अगर मैं करंट की बात करूं दोस्तों, तो करंट हो जाता है मेरा डेल्टा Q बाय डेल्टा T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, राइट, ओके। तो करंट के पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, राइट, करंट के पास डायरेक्शन भी आपको पता पड़ी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है, फिर कैसे वेक्टर नहीं है? बिकॉज यू नो दैट वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर बोलते हैं। नहीं दोस्तों, आपको वेक्टर्स की पूरी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। A vector quantity has magnitude, direction, and it follows the vector law of addition. It follows vector law of addition. अगर vector law of addition को वो follow नहीं कर रही है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती है, और इसीलिए मेरी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि मान लीजिए करंट किसी भी डायरेक्शन से आए, वो एक थर्ड वायर में एड अप हो जाती है। ऐसे दो वायर मान लिए मैंने, और उसमें अगर एक वायर कनेक्ट कर दिया तो जितनी करंट आई वो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। सिंपल न्यूमेरिकल एडिशन। आप अपन और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बट आप ये समझिए कि जब भी मैं दो करंट को ऐड करता हूं, मैं वेक्टर फॉर्मूला नहीं लगाता। It do not follow vector law of addition, therefore it is a scalar quantity, although it has magnitude and direction both. आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो अभी हमने देखा कि जो नेट चार्ज फ्लो होता है किसी भी एरिया से, उसको बोलते हैं हम करंट, ठीक है। सो करंट कैसे गिवन होता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T, चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम। अगर चेंज इन टाइम बहुत 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 छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 है, तो क्या मैं डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर सकता हूं? मतलब ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू dq बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। अब दोस्तों ये इसकी चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों? कूलम। और ये क्या होता है? टाइम, सेकंड्स। तो क्या मैं इसकी यूनिट लिख सकता हूं कूलम पर सेकंड?
कूलम पर सेकंड को हमने एक नया ऐसा यूनिट दिया है, इसे बोला है हमने एम्पियर, राइट। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके डायमेंशन क्या होंगे दोस्तों? इसके डायमेंशन ए होते हैं, ए या ए टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपको याद होगा दोस्तों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी ये भी है। इसके रिस्पेक्ट में हम चार्ज के डायमेंशन और दूसरी चीजों के डायमेंशन निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकंड में। कितने इलेक्ट्रॉन्स? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकंड में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाएगी, ठीक है। मैं करंट की डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं कि अगर 1 सेकंड में n इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बताओ दोस्तों करंट कितनी होगी। आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, मतलब कितने नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है n। मुझे पता है अगर चार्ज n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए तो जो करंट होगा वो q/t होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। तो मैं इसको लिख दूं n into e डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकंड, ठीक है। e की वैल्यू आपको पता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। e की वैल्यू पुट करो, n अगर गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है तो n पुट करो और आंसर आ गया आपका एम्पियर्स में, राइट। चलिए अब हम देखते हैं दो एमटीक्यूज। चार्ज गिवन है हमें 2t² + 3t + 1। व्हाट दे आर आस्किंग इंस्टेंटेनियस करंट एट 1 सेकंड, करंट एट 1 सेकंड। अब करंट क्या होता है दोस्तों? dq/dt, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2t² का डिफरेंशिएशन 4t, 3t का डिफरेंशिएशन 3, 1 का डिफरेंशिएशन 0, राइट। नाउ वी हैव टू पुट t equal to 1 second, so you will get 7 ampere. Clear? चलिए suppose they have given current versus charge graph, sorry current versus time graph। अभी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और वो क्या पूछ रहे हैं हमसे कि बताओ बच्चों 2 सेकंड में कितना नेट चार्ज फ्लो हो चुका होगा, कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा, ठीक है। अब हमें तो कोई रिलेशन पता ही नहीं है चार्ज निकालने के लिए। इधर देखो, ये क्यू है, ये टी है, या आई है। मुझे टी पता है, आई पता है, इसको इधर ले जाओ। क्या मैं ऐसे लिख दूं dq इज इक्वल्स टू आई डी टी, dq इज इक्वल्स टू आई डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ध्यान रखो दोस्तों, जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं हम स्लोप निकालते हैं उस कर्व का, याद है? हम स्लोप निकालते हैं उस पॉइंट पे। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं हम एरिया निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं दोस्तों? एरिया अंडर द कर्व। तो यहां पर हम एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाला एरिया कहां से कहां तक पूछा हमने? मान लीजिए पूरा पूछा फ्रॉम 0 to 2 सेकंड्स तक। मान लीजिए पूरा पूछा है 0 to 2 सेकंड्स तक, तो मतलब यहां से लेके यहां तक एरिया। देखो दोस्तों, दो तरह के एरिया निकल जाएंगे। आप ये वाला एरिया भी निकाल सकते हो, ये जो एरिया लिखा है आपको, और ये वाला एरिया भी निकाल सकते हो। हमेशा याद रखना, ये जो dt क्वांटिटी होती है जिसके रेस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करते हैं उसके रेस्पेक्ट से हम एरिया निकालते हैं। मतलब अगर टाइम नीचे लिखा है तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, और टाइम इधर लिखा है तो ये वाला एरिया निकालूंगा। क्या ये चीज घुस गई आपके दिमाग में? बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाओ। तो यहाँ पे हम अगर मैं एरिया निकालूं तो ये तो एक ट्रायंगल बन गया और ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। दोनों का एरिया ऐड करते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लिखा हुआ दोस्तों ये हाफ इंटू 1 इंटू 10 5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ 1 है और ये 10 है, तो मेरा आंसर आ गया 10 + 5 15 कूलम चार्ज आ गया हमारा। क्लियर? नाउ वी विल डिफाइन अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? दिस करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J, राइट? Amount of current flowing per unit area around that point where area is normal to the direction of current, ठीक है। अब यहां पर आपको 2-3 चीज पे यहां पे फोकस डालना है। वो क्या है मैं बताता हूं। ये J क्या होता है दोस्तों? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। अब आपको एक चीज पता होगी कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन J एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको याद रखना है। J क्या है दोस्तों? करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट कितनी है? करंट पर एरिया, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो डायमेंशन क्या लेंगे? करंट का A और एरिया का L टू द पावर -2। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो J = I/A। ये सिर्फ मैंने क्या लिखा है? इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखता
तो मेरे को J इज इक्वल टू I बाय A इंटू आई कैप लिखना पड़ता, और आई कैप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में मेरा J वेक्टर भी होगा, करंट डेंसिटी भी होगी। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखा आपने कि जो एरिया लेते हैं दोस्तों वो हम नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वाला एरिया। देखो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एरिया स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा हुआ दोस्तों गॉस लॉ में। गॉस लॉ में अगर आपने एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो एरिया वहां पर वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होता है काफी अच्छे से, और 11th में भी हम इसको ग्रेविटेशन वगैरह में डिफाइन करते हैं दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया अगर वेक्टर है तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, किसी भी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, J इक्वल्स टू करंट बाय एरिया वेक्टर। हमने कभी भी आज तक किसी क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं किया, ये मीनिंगलेस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को हम डिवाइड नहीं करते। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं दैट करंट इज इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट DA वेक्टर का इंटीग्रेशन, या फिर डॉट, अगर करंट कांस्टेंट है या एरिया कांस्टेंट है या एरिया डेंसिटी कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं, J डॉट A। ये कब लिख सकता हूं मैं, जब ये दोनों कांस्टेंट है, J भी कांस्टेंट है और एरिया भी फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं J इंटू A इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, आपको एक चीज समझनी होगी कि एरिया अलग चीज होती है और एरिया वेक्टर अलग चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एरिया, ये रिंग है ऐसे रखी हुई, ठीक है, ये एरिया है, एरिया ऑफ द रिंग है। ये मान लीजिए बोर्ड है, ये इसका एरिया है, करेक्ट ना। अब हमें देखना क्या है दोस्तों, जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया जो वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब अगर ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया आ जाएगा। अब आप बोलोगे परपेंडिकुलर दो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है, अंदर या बाहर। तो हमेशा मैं आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव मानता हूं दोस्तों, दिमाग में घुसा ला, आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव मानता हूं मैं। ठीक है, और अगर ओपन सरफेस है तो दो ऑप्शन है, या तो ये पॉजिटिव मानो या ये पॉजिटिव मानो। तो यूजुअली मैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसी को पॉजिटिव मान लेता हूं। जैसे ये z है तो इसको मान लिया, ये x है तो उसको डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूंगा मैं। चलिए, अब मान लीजिए इसका कुछ एरिया है, ठीक है। अगर ये एरिया है, इसका नॉर्मल क्या हुआ, एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन ये हुआ, करेक्ट। और यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है, मतलब परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू एरिया मुझे एरिया वेक्टर मिलता है, चलिए दोस्तों, अब अगर मुझे यहाँ पे J निकालना दोस्तों, तो J क्या होगा, J होता है करंट डिवाइडेड बाय वो एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर हो, अब देखो ये करंट है, इसके परपेंडिकुलर एरिया कितना है, A। दूसरी तरीके से समझते हैं, अगर मैं एरिया का वेक्टर लूं तो मैं वो वाला एरिया वेक्टर लेता हूं जो करंट के अलाउंग हो। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, एरिया वेक्टर करंट के अलाउंग होना चाहिए और एरिया करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बस अगर आपको नॉर्मल और नॉर्मल वेक्टर मतलब एरिया और एरिया वेक्टर समझ में आ गया तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर करंट एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया J इक्वल्स टू I बाय A। मान लीजिए सेकंड केस लिया मैंने, एरिया ऐसे ही, रिंग ऐसी है और अब करंट ऐसी फ्लो नहीं हो रही, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, हम कौन सा एरिया लेंगे, जो करंट के परपेंडिकुलर हो या फिर करंट के एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जब मैं इसका एरिया वेक्टर, एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मैं क्या कर रहा हूं, एक एरिया वेक्टर ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एक एरिया वेक्टर कैसे बना रहा हूं, करंट की परपेंडिकुलर और एक एरिया वेक्टर ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। इस एरिया को मैंने दो लाइन में डिवाइड कर दिया, ऐसे और ऐसे। अब अगर ये एरिया इनिशियल एरिया A था तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया वेक्टर हो जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में A cos थीटा,
अगर ये एरिया ये था, थीटा एंगल रोटेट कर दिया तो ये a cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला a sin थीटा, ठीक है। तो यहां पर मेरा j की वैल्यू आएगी i बाय a cos थीटा, i बाय a cos थीटा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं अपन, अगर j को मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं, जैसे दोस्तों देखो ध्यान से, i इज इक्वल्स टू j डॉट a। अब बताओ j की डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। j की डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन ये क्लियर। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसा है इसके परपेंडिकुलर। तो दोनों में एंगल कितना है, देखो एरिया इनिशियली ये है, एरिया ये है, एरिया वेक्टर ये है, और करंट यहां फ्लो हो रही है। तो करंट में और एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा। तो क्या मैं लिख दूं उसको जे ए कॉस थीटा, ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से मेरा करंट डेंसिटी लिख सकता हूं आई बाय ए कॉस थीटा, दिस विल गिव यू जे। ऐसा ये समझा रहा हूं मैं आपको कि एरिया के परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर के अलोंग, दैट्स इट। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट डेंसिटी पे। नाउ दिस करंट डेंसिटी tells us how charge flows at a certain point and its direction tells us about the direction of flow of charge at that point, while the current describes how charge can flow through an extended object। ठीक है, देखिए तो करंट डेंसिटी हमें क्या ज्ञान देता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या एरिया में चार्ज या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहां पे मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, मान लीजिए कि यहां पे कांस्टेंट करंट आ रही है इस कंडक्टर में, करंट फ्लो हो रही है ऐसे। अब मैंने यहां पर एक एरिया लिया A1, एक एरिया लिया A2, ठीक है दोस्तों। एक बात बताओ, एरिया बराबर है अलग अलग, डेफिनेटली एरिया 2 बड़ा है एरिया 1 से, ये ज्यादा एरिया है, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी इस पॉइंट पे अगर J1 है तो इस पॉइंट पे J2 है, और वो दोनों बराबर होगी। क्यों बराबर होगी दोस्तों, क्योंकि हम करंट इस पॉइंट से भी उतनी फ्लो हो रही है और इस पॉइंट से भी उतनी फ्लो हो रही है, करंट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जितने चार्ज यहां से पास हो रहे हैं उतने ही चार्ज इस एरिया से ही पास हो रहे हैं, लेकिन हम एरिया हमेशा वो लेते हैं जो करंट के परपेंडिकुलर हो, या एरिया वेक्टर वो लेते हैं जो करंट के अलाउंग हो। तो हम एरिया लेते हैं, अब वेक्टर की बात नहीं करते हैं, एरिया लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो ये वाला होगा, करेक्ट। अब ये वाला एरिया हमें A2 जो भी है, अगर एंगल ये है तो A2 cos थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो कंपोनेंट है एरिया का, वो कंपोनेंट जो करंट के परपेंडिकुलर है, ये दोनों केस में बराबर है। अगर करंट बराबर है और परपेंडिकुलर एरिया कंपोनेंट बराबर है तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि आपका वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर है, कंडक्टर कांस्टेंट नहीं है, कंडक्टर इधर बढ़ा है फिर घटते 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 ऐसा, इसका शेप ऐसा है कुछ। अब इसमें करंट फ्लो होगी दोस्तों 100%। मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है इससे, अगर करंट फ्लो हुई तो यहाँ पे करंट I1 आएगी, इधर किसकी दोस्तों आएगी करंट I2, मान लीजिए। अब मुझे आपसे पूछूं कि करंट सेम है या अलग अलग। दोस्तों करंट तो अभी भी सेम ही होगी, जितनी करंट यहां से पास होगी उतनी करंट यहां से पास होगी, जितने चार्ज यहां से पास होंगे उतने ही चार्ज तो यहां से पास होंगे। मान यही प्रिंसिपल अपन ने बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ा था, आपको याद हो तो, एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप लिया था, कुछ वाटर यहां से फ्लो हुआ था, जितना डिस्चार्ज इधर से होता है उतना ही डिस्चार्ज इधर से होता है। पानी जितना एंटर होगा पाइप में उतना ही तो भर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कि पानी कुछ पी लेता है पाइप। सिमिलरली जितने चार्ज यहां से एंटर होंगे या उतने ही चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं क्योंकि करंट इधर लिया है, जितने चार्ज यहां से एंटर होंगे उतने ही तो क्रॉस करेंगे उधर, करेक्ट। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या है दोस्तों, कांस्टेंट। अगर चार्ज पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया ये वाला A1 है और एरिया यहां पर A2 है। क्या दोस्तों एरिया सेम है अलग अलग? एरिया तो अलग अलग है दोस्तों, A1 बड़ा है A2 से, A1 बड़ा है A2 से। अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं, क्या करंट डेंसिटी सेम है इस केस में?
नहीं, क्योंकि एरिया अलग अलग है। अगर एरिया अलग अलग है तो करंट डेंसिटी भी अलग अलग है। तो करंट डेंसिटी मैं लेता हूं जिसका एरिया बड़ा उसकी करंट डेंसिटी छोटी, तो ये हो जाएगा J1 इज लेस देन J2। J1 इज लेस देन J2। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया दोस्तों? एरिया छोटा, डेंसिटी बड़ी, ठीक है, करंट डेंसिटी बड़ी। इसका मतलब यहां पर जो करंट डेंसिटी है वो जो करंट लाइंस है वो बहुत पास पास में, जहां पर करंट लाइन बहुत कंप्रेस्ड हो, इसका मतलब समझ जाना वहां पे करंट डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा। इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी क्या है, ज्यादा। नंबर ऑफ फील्ड लाइन से भी आप निकाल सकते हैं, जितनी लाइंस, इनको स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं, ठीक है। जितनी लाइंस, अगर मान लो बहुत क्लोज है लाइंस किसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्लोज है, एक स्पेस बहुत कम है उन दोनों के बीच में, तब हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा वहां पर डेंस है, या ऐसा बोलें कि करंट डेंसिटी वहां पर ज्यादा है। करंट डेंसिटी को समझते हैं एक एलटीक्यू से। मान लीजिए सिलेंडर है, उसमें से करंट फ्लो हो रही है आई। टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है दोस्तों? आई। अब वो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द करंट डेंसिटी थ्रू द शेडेड रीजन। उन्होंने क्या किया है, पूरा रीजन, मान लीजिए इसका मैंने साइड व्यू बनाया, तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि रेडियस आर है, लेकिन मैं वो मुझसे सिर्फ शेडेड रीजन में से पूछ रहे हैं, मतलब वो r/2 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो नहीं पूछ रहे। एक काम करता हूं, मुझे पता है कि करंट डेंसिटी सेम होगी, है ना दोस्तों? करंट डेंसिटी अगर मैं कहीं भी निकालूं, किसी भी एरिया में निकालूं, तो वो क्या होगी, सेम। तो एक काम करता हूं, मैं करंट डेंसिटी इस रीजन में निकालता हूं। कितनी? मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो हुई I1 और इसमें करंट फ्लो हुई I2, ठीक है। मतलब सेंटर में से करंट गई कुछ I1 इधर से, और ऊपर से करंट गई कुछ I2, तो I1 प्लस I2 क्या टोटल I होगा। क्लियर? जितनी करंट सेंटर में से गई प्लस जितनी करंट बाहर पेरिफेरी वाले में से रीजन में से गई, टोटल करंट तो I ही जाना है। चलिए, तो करंट डेंसिटी थ्रू कंप्लीट सिलेंडर should be equal to current density through small cylinder of radius r/2। करेक्ट? चलिए, तो मैं I1 की वैल्यू निकाल दूं, ये हो जाएगा मेरा करंट बाय एरिया इज इक्वल टू करंट I1 बाय एरिया। एरिया कितना होगा दोस्तों उसका? पाई इनटू r/2 द होल स्क्वायर। करेक्ट? तो कितना होगा ये? पाई r/4 मेरा हो गया I1। बाकी अब कैंसिल हो गया, पाई r स्क्वायर कैंसिल। तो I1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? I/4। अगर मैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लगाता हूं, तो हो जाएगा I माइनस I/4 इज इक्वल टू I2। मेरा आंसर आएगा 3I/4 एम्पियर। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द शेडेड रीजन। क्या समझ में आया आपको? दूसरा तरीका क्या था दोस्तों? दूसरा तरीका ये था कि आप इसको J थ्रू द शेडेड रीजन भी कर सकते हैं। वहां पे क्या होता, फिर आप इसको इक्वेट करते I2 डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया माइनस दिस एरिया, तब भी आंसर आपका डायरेक्ट यही आता 3I/4। 3I/4। लड़खड़ा रहे हैं, संभल रहे हैं, तजुर्बे हैं, हो रहे हैं। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।